आज हम पॉलिटी का भाग 4 पढ़ेंगे, जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको डीपीएसपी भी कहते हैं। ठीक है, तो राज्य के नीति और निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में आते हैं और इनका आर्टिकल है आर्टिकल 36 से 51। डीपीएसपी भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 प्रेरित कहाँ से हैं? ये आयरलैंड के संविधान से हमारे भारत के संविधान में लिए गए हैं। इनका उद्देश्य जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। डीपीएसपी के बारे में एक बात है कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। इसका मतलब इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई उल्लंघन करता है तो हम लोग उसको कोर्ट में जाके लागू करा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। केटी शाह जो है वो कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत यानी डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। केटी शाह कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है या नीति निर्देशक सिद्धांत जो है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। जी ऑस्टिन जो है डीपीएसपी को संविधान की आत्मा मानते हैं। संविधान की आत्मा डीपीएसपी कौन मानता है? जी ऑस्टिन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी जो है संविधान की एक अनोखी विशेषता कहते थे डीपीएसपी को। अंबेडकर साहब जो है डीपीएसपी को संविधान की एक अनोखी व्यवस्था बताते थे। कानून बनाते समय जो है हम लोगों को डीपीएसपी का ध्यान रखना चाहिए। इसकी सहायता से जो है कल राज्य के लिए कल्याणकारी कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। समझे आप ये बात कि कानून बनाने के समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद 36 से 51। तो अनुच्छेद 36 जो है ये राज्य की परिभाषा देता है डीपीएसपी के अनुसार। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा देता है डीपीएसपी के अनुसार। अनुच्छेद 37 जो है ये कहता है कि ये डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए सकते, अर्थात ये न्यायालय में वाद के योग्य नहीं है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, अर्थात ये न्यायालय में वाद के योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 जो है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों को जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करे। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करे। ये राज्य के कल्याणकारी होने की बात करता है। अनुच्छेद 38 जो है कल्याणकारी राज्य वाला एक अनुच्छेद है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 39। ये भी कल्याणकारी राज्य का 38-39 जो है कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। अनुच्छेद 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। अनुच्छेद 39 का में निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। 39 का या 39A एक ही बात है। अनुच्छेद 39D कहता है स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 39D कहता है स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अब आर्टिकल 39 की बात करें। 39 जो कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। 39A में कहा है कि निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान 39A में है। 39D कहता है कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अब आता है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात है और ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित अनुच्छेद है और ग्राम पंचायतों की गठन की बात करता है। अनुच्छेद 41 जो है ये सभी नागरिकों को योग्यता और उनकी शिक्षा के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। सभी नागरिक। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था करे कि लोग योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। अनुच्छेद 42 कहता है कार्य करने के लिए न्यायसंगत मानवीय दशाएं जो है राज्य को प्रदान करनी चाहिए। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए 41 में कि लोग अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा और रोजगार पा सकें। और अनुच्छेद 42 में कहता है कि राज्य को कार्य करने के लिए न्यायसंगत और मानवीय दशाएं प्रदान करनी चाहिए। अनुच्छेद 43 में जो है राज्य का कर्तव्य है
कि कृषि उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। अनुच्छेद 43 कहता है कृषि कार्य में या उद्योग में जो भी मजदूर लगे हुए हैं उनको जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 43 जो है उचित मजदूरी के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 43 का यानी 43A अनुच्छेद 43A कहता है कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में भागीदार बनाया जाए। 43A कहता है आर्टिकल 43 जो है कृषि और उद्योग में लगे हुए लोगों को उचित मजदूरी की बात करता है। वहीं 43A में जो है कहा गया है कर्मचारियों को जो है औद्योगिक संस्थानों का भागीदार बनाया जाना चाहिए। 49B कहता है कि राज्य सहकारी समितियों का गठन होना चाहिए। 49B कहता है कि राज्य सहकारी समितियों का गठन होना चाहिए। राज्य सहकारी समितियों की बात कहाँ होती है? आर्टिकल 43B में। आर्टिकल 44 जो है समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है गोवा था और आज़ादी के बाद लागू करने वाला 2024 में उत्तराखंड बना। अब आता है अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अनुच्छेद 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख मिलनी चाहिए और उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 जो है SC ST के आर्थिक और शैक्षणिक विकास की बात करता है। अनुच्छेद 46 जो है SC ST के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की बात करता है। अनुच्छेद 47 कहता है नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध होना चाहिए एवं पोषक तत्व वाले पदार्थों का विकास होना चाहिए। अनुच्छेद 47 कहता है नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध होना चाहिए एवं पोषक तत्व का विकास होना चाहिए। अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा की बात करता है। गौवंश की हत्या पर रोक अनुच्छेद 48 गौवंश की हत्या पर रोक अनुच्छेद 48। उसके बाद आता है अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण और वन और वन्य जीवों के सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण वन और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति के संबंध में बात करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में दिए गए हैं और 36 से 51 आर्टिकल में इनका वर्णन है। प्रेरित आयरलैंड से हैं और उद्देश्य इनका कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। DPSP जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते अर्थात इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। KT साहा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहते हैं कि एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार देता है। वहीं G. ऑस्टिन जो है DPSP को संविधान की आत्मा मानते हैं। अम्बेडकर साहब ने संविधान की एक अनोखी विशेषता कहा है DPSP को। कानून बनाते समय हम राज्य को जो है DPSP को ध्यान में रखना चाहिए। अब आता है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा देता है। वहीं 37 कहता है कि ये DPSP न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए सकते अर्थात वाद के योग्य नहीं है। अब आता है आर्टिकल 38। ये 38-39 जो है कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। 38 में कहते हैं राज्य का कर्तव्य है कि वो जो अपने नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान करें। वहीं 39 में बात होती है समान काल के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और 39 में बात होती है समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का में कहते हैं कि निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। सभी को न्याय रूप से आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को जो है निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। 39A में बात होती है। 39D में कहते हैं स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान होना चाहिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। ये गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि योग्यता के अनुसार राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि योग्यता के अनुसार लोगों को रोजगार और शिक्षा मिल सके। अनुच्छेद 42 में कहते हैं कि राज्य ऐसी भी व्यवस्था करे कि कार्य करने के लिए न्यायसंगत और मानवीय दशाएं राज्य जो है लोगों को प्रोवाइड करे। अनुच्छेद 43 के तहत DPSP कहता है कि
कृषि और उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं उनको उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। 43A में ये बात कही गई है कि कर्मचारियों को जो है औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाना चाहिए। 43B में कहा जाता है राज्य जो है सहकारी समितियों का गठन करें। वहीं अनुच्छेद 44 जो है राष्ट्र समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो कि सबसे पहले गोवा ने लागू करी थी और स्वतंत्रता के बाद 2024 में उत्तराखंड ने लागू किया। अनुच्छेद 45 जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था तक देखरेख की बात करता है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख की बात करता है। और अनुच्छेद 46 जो है SC/ST के आर्थिक और शैक्षणिक विकास की बात करता है। 47 में नशीले पदार्थों पर रोक की बात करी गई है। 48 में कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा की बात करी गई है और गौ वंश की हत्या पर रोक लगाई गई है। 48 का जो है पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों संरक्षण की बात करता है। 49 राष्ट्रीय तथा ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा की बात करता है। 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करा जाए ये कहा गया है। और 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंध रखता है। अब आते हैं हमारा भाग 4 का। भाग 4 का या 4A जो है आर्टिकल 51A है। इसमें ये रूस से प्रेरित है और ये जो है मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं। आर्टिकल इसमें 51 का या 51A है। ये रूस से प्रेरित है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं ये इंदिरा सरकार में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर लाए गए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाए गए और 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, लेकिन वर्तमान में जो है 8 सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने जो है 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन फिर 10 जोड़े गए और वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। समझ गए आप? तो यहाँ पे क्या होता है कि अब आपका आता है 42 की मौलिक कर्तव्य भाग 4 का आर्टिकल 51 का यानी ए भी कहते हैं, कोई इशू नहीं है। ए मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 का आर्टिकल 51 का प्रेरित जो है हमारे रूस से हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसको लघु संविधान भी कहते हैं। इंदिरा सरकार में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये आए। उनकी सिफारिश पर 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात की गई, जबकि 10 को जोड़ा गया। 11वां संविधान संशोधन 11वां फंडामेंटल राइट जो है 11वां DPS मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।